नमस्कार। दिल की बात डॉक्टर रेनू के साथ इस कार्यक्रम में हम आपका सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। दर्पण द रिफ्लेक्शन चैनल और हमारे सपोर्टेड हैं दापिकानी पैशन फॉर फैशन श्री अनिल काला जी और वाइब्स ऑफ मार्केटिंग की तरफ से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हर व्यक्ति का एक सपना होता है कि उसका खुद का घर हो, उसका अपना एक सपनों का घर। और उस घर को बनाने के लिए कई बार हमें बैंक में जाकर के लोन भी लेना पड़ता है। लेकिन समझ में नहीं आता ये हाउस बिल्डिंग लोन की प्रक्रिया क्या रहती है, कौन किस प्रोसेस से हमें उससे गुजरना पड़ता है, कौन से कागज हो, कौन से दस्तावेज हम साथ में लेकर के जाएं ताकि बार बार बैंक के हमें चक्कर नहीं काटने पड़े। तो ऐसे बहुत सारे सवाल हमारे दिमाग में रहते हैं कि कितने इंटरेस्ट पर वो हमें लोन मिलेगा, या हमारी एग्रीकल्चर लैंड है तो उस पे हम लोन ले सकते हैं नहीं ले सकते, या हमारे यूआईटी से बना हुआ मकान है उस पे हमें लोन मिलेगा। अगर हमने जमीन के लिए लोन ले लिया तो क्या बाद में मकान बनाने के लिए हमें लोन मिलेगा या नहीं मिलेगा, या मकान बना लिया तो उसकी मेंटेनेंस करने के लिए लोन मिलेगा या नहीं मिलेगा, या उस लोन के लिए हमें किस तरीके से ईएमआई देनी पड़ेगी। ऐसे बहुत सारे सवाल हमारे दिमाग में रहते हैं। तो हमने सोचा क्यों ना इन सभी सवालों का जवाब जानने की आज हम कोशिश करें। आज हमने हमारे साथ जोड़े हैं हमारे खास मेहमान श्री जयेश एन शाह, जो कि चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हैं स्वतंत्र माइक्रो हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड मुंबई से। वो मुंबई से हमारे साथ जोड़ेंगे। हमारे आज के खास मेहमान को हम अपने साथ जोड़ने से पहले हम चाहेंगे आप सभी हमारे साथ जुड़ जाइएगा, क्योंकि आज का विषय एक ऐसा विषय है जो हर व्यक्ति इस विषय के साथ कभी ना कभी जरूर निकलेगा। क्योंकि लोन की प्रक्रिया एक ऐसी प्रक्रिया रहती है कि बहुत सारी चीजें होती हैं जिनको समझना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। अगर हम उन चीजों को समझ लेते हैं और सारे कागज दस्तावेज हमें समझ में आ जाते हैं किन किन चीजों की हमें जरूरत पड़ेगी, तो निश्चित तौर पर हमें परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता। हम जिन समस्याओं से जूझते हैं उन समस्याओं से हमें जूझना नहीं पड़ता है। तो इसीलिए आज वो सारी समस्याओं का समाधान जानने की कोशिश करेंगे हम श्री जयेश एन शाह सर से। लेकिन मैं चाहूंगी पहले आप सभी जुड़ जाइएगा, और कार्यक्रम के दौरान अगर आपको भी लगता है कोई ऐसी समस्या जब आपने हाउस बिल्डिंग लोन के लिए आप गए, या उस आवासीय ऋण योजना की प्रक्रिया से जब आप गुजरे थे तो आपको किसी समस्या का सामना करना पड़ा था और उसका समाधान अगर आप चाहते हैं तो आप वो हमें यहाँ पर टेक्स्ट करके आप सवाल भी पूछ सकते हैं। उसका हम कोशिश करेंगे आपके उस सवाल का जवाब भी हमारे आज के खास मेहमान से दिलवाने का। लेकिन उससे पहले आप हमारे साथ जल्दी से जुड़ जाइएगा और फिर हम आज के हमारे जो खास मेहमान है उनको अपने साथ जोड़ेंगे और बहुत सारी बातें उनसे करेंगे। क्या क्या योजनाएं इस समय चल रही हैं, प्रधानमंत्री आवास योजनाएं क्या है उसके बारे में हम जानेंगे। बिल्कुल, आज के हमारे मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नमस्ते सर। नमस्ते। सर सर, हम दर्पण द रिफ्लेक्शन चैनल और हमारे सपोर्टेड हैं दापिकानी पैशन फॉर फैशन श्री अनिल काला जी, और हमारे एसोसिएट हैं वाइब्स ऑफ मार्केटिंग की तरफ से हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं, आपका थैंक यू। अभिनंदन करते हैं। थैंक यू। जयेश सर, जैसा कि हम जानते हैं कि आप 23 सालों तक आप एचडीएफसी लिमिटेड बैंक के साथ आपका वो कार्य अनुभव रहा, आपने विभिन्न पदों पर वहां पर काम किया है, और उसके बाद 2009 में आपने एचडीएफसी बैंक को छोड़कर आपने स्वतंत्र माइक्रो हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड आपने कंपनी को शुरू किया। और इसमें आप अभी आगे हम बात करें तो आप चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर के पद पर आप यहाँ पर कार्यरत हैं। और आपकी ये कंपनी है वो अनौपचारिक क्षेत्र में उन ग्राहकों को आवास ऋण प्रदान करने पर केंद्रित है जिनके पास आय के दस्तावेज के कोई स्रोत नहीं होते हैं। जी। और क्योंकि कहते हैं ना सर कि हर व्यक्ति का एक सपना होता है कि उसका खुद का घर हो, एक बिल्कुल। सपनों का घर उसका बने। कई बार जरूरत हो जाती है कि हमारे पास इतना पैसा नहीं होता कि हम अपने सपनों का घर खरीद पाए, तब हमें बैंक की शरण में जाना पड़ता है, बैंक से लोन लेना पड़ता है। लेकिन समझ में नहीं आ पाता है कि किस तरीके से इस प्रक्रिया के साथ हम गुजरे। बहुत सारी समस्याओं का सामना हमें करना पड़ता है। तो आज वही जो सवाल हैं, जो समस्याएं, उनका जवाब, उनका समाधान हम आपसे जानना चाहेंगे। सर, मैं जरूर सबसे कोशिश करूंगा मेरे से पॉसिबल बिल्कुल इतना। आ, हाँ, डॉक्टर संगीता सिन्हा जी, गुड इवनिंग मैम। सबसे पहला सवाल जय सर मेरा यही रहेगा आपसे कि आवासीय ऋण है क्या? मैं इसका जवाब देने के लिए कुछ 30 साल पीछे जाऊंगा। और जब शायद मेरे पिताजी ने या आपके पिताजी ने या उस जनरेशन ने कभी मकान लेने का सोचा था, तभी हाउसिंग फाइनेंस अवेलेबल नहीं था।
तो लोग क्या करते थे कि अपने सेविंग्स या अपने जो प्रोविडेंट फंड के पैसे होते हैं या अपनी जो की दूसरी बचत होती है या अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव से पैसा इकट्ठा करके अपना मकान बना देते थे। और उस वजह से अपना जो इंडिया का होम ओनरशिप का जो परसेंटेज था वो डेवलपिंग कंट्रीज में, मैं डेवलप कंट्रीज की बात ही नहीं कर रहा हूँ, डेवलपिंग कंट्रीज में भी सबसे कम था। इनफैक्ट आज भी हाउसिंग का परसेंटेज एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी अपने बहुत ही कम है, आज भी 10% से कम है, जबकि डेवलप स्टेट कंट्रीज में वो 70% 80% होता है। तो उसका मेन रीजन यही है कि मकान खरीदने के लिए जो फाइनेंस की अवेलेबिलिटी है वो ना ही अपने इंडिविजुअल फैमिली को उसका मकान खरीदने के लिए मदद करती है, लेकिन ओवरऑल इकोनॉमी के लिए भी वो बहुत कैस्केडिंग उसके इफेक्ट्स होते हैं और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हाउसिंग फाइनेंस 1977 में जब एचडीएफसी शुरू हुआ तब से चालू हुआ और तब से आप देखेंगे कि आम फैमिलीज के लिए जो नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिलीज हैं जिनके पास एक मुश्त मकान के लिए पैसा इकट्ठा इतना इजीली नहीं हो पाता, अगर हो पाता है तो अपने करियर में बहुत लेट वो हो पाता है। तो ये हाउसिंग फाइनेंस बेसिकली मकान खरीदने के लिए लोन है, बहुत सिंपल वर्ड्स में। लेकिन ये दूसरे लोनों से इस तरह से डिफरेंट है कि बाकी के जो लोन्स हैं वो आपके 3 साल या 5 साल की लोन्स होती है, जबकि हाउसिंग लोन है वो एक लॉन्ग टर्म लोन है, वो आपको 20 साल की लोन होती है, 15 साल की लोन होती है, ताकि उसका रीपेमेंट जो है वो 20 ईयर्स हो जाए। और हाउसिंग लोन शायद इंडिविजुअल फैमिलीज के लिए सबसे बड़ी लोन होती है। आज आप मकान के लिए के अलावा अगर आप लोन्स अपने कार के लिए लेते हो या पर्सनल यूज के लिए लेते हो या एजुकेशन के लिए लेते हो या किसी के लिए भी लेते हो, वो हाउसिंग लोन के कंपैरिजन में काफी छोटी रकम होती है। बिल्कुल सर, आपने ये सही कहा कि बाकी के लोन जब हम लेते हैं तो उन लोन के मुकाबले में हाउसिंग जो लोन होता है वो उसकी किश्तें काफी लंबी चलती हैं, काफी लंबे समय तक लिया जाता जी, है और शायद लोन की जो कहते हैं कि इसकी ऋण की राशि भी बहुत ज्यादा होती है बहुत ज्यादा तभी। थी। और उसका बिल्कुल। रीजन ये होता है कि आपका हाउसिंग लोन, क्योंकि उसका पीरियड लंबा होता है, आपके राइट। वेरियस लाइफ साइकिल्स के थ्रू वो गुजरती है। जैसे बिल्कुल। आपने जब लोन लिया, शायद आपकी शादी तब हुई थी, पीपल कपल जस्ट गेटिंग मैरिड एंड लोन ले रहे हैं, उसके बाद उनके बच्चे होते हैं, बच्चे बड़े हो जाते हैं, लेकिन उनका लोन का जो किस्त है वो चलता रहता है। सो चलता रहता है। हाउसिंग लोन जो है अपने पूरे लाइफ के एक बड़ा लार्ज part of our life is, it covers a large part of life, जिसमें काफी कुछ चेंजेस होते हैं सोशली, इकोनॉमिकली, और उसका इम्पैक्ट बिल्कुल। होता है। बिल्कुल। आ, अब सवाल ये आता है सर कि जैसे लोन के लिए हम जा रहे हैं बैंक में, हमें लोन लेना है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि लोन जमीन पर मिलेगा। अगर जमीन पर भी मिलता है तो एग्रीकल्चर, जैसे मैं बात करती हूँ, मुझे लोन लेना है, मेरे पास एग्रीकल्चर लैंड है, तो क्या उस पर लोन मिल सकता है? अगर उस पर लोन मिल सकता है तो उसके प्रोसेस क्या रहते हैं? या यूआईटी का बना मकान है, यूआईटी का मकान मेरे पास बना हुआ है, मुझे उस पर लोन लेना है, तो ये क्या सब चीजें अलग अलग रहती हैं? इनका प्रोसेस क्या रहता है? इन पे मिल सकता है क्या? श्योर। सी, हाउसिंग लोन अपना उसके नाम से ही वो मकान बनाने के लिए या खरीदने के लिए लोन मिलता है। लाइक अब लैंड के लिए लोन मिल सकता है, नहीं मिल सकता है। तो जी। लैंड इज ओनली अ पार्ट ऑफ हाउसिंग। आप अगर जब लैंड खरीदते हो तो उससे मकान नहीं बन जाता, क्योंकि उसमें मकान कंस्ट्रक्ट करना पड़ता है। तो कई कंपनियां लैंड के लिए भी लोन, लैंड खरीदने के लिए भी लोन्स देती हैं, बट वो उसमें कंडीशन होती है कि आपको लैंड लोन मिलेगा, लेकिन आपको एक सर्टेन टाइम पीरियड के अंदर उस पर मकान बनाना होगा, तो ही वो लैंड लोन जो है वो हाउसिंग लोन में में कंसिडर किया जाएगा। कौन से तरह के लैंड पे मिलता है, आपने पूछा कि भाई अगर मेरे पास एग्रीकल्चरल लैंड है तो क्या उस पर मिल सकता है, नहीं मिल सकता है। अनफॉर्चुनेटली नहीं मिल सकता है, क्योंकि कोई भी हाउसिंग लोन की जो सिक्योरिटी होती है, जो बैंक्स अपने जो हाउसिंग लोन इज अ सिक्योर्ड लोन, बैंक की बुक्स में हाउसिंग लोन इज अ सिक्योर्ड लोन। जैसे आपने पर्सनल लोन लिया या कोई लोन लिया, वो अनसिक्योर्ड लोन होती है। तो हाउसिंग लोन जो एक सिक्योर्ड लोन है, वो जो आपका मकान है उस एसेट के अगेंस्ट वो सिक्योर होता है। और वो सिक्योर कैसे होता है, तो बैंक्स या हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज जो है अपने मॉर्गेज करती हैं, अपने जो प्रॉपर्टी हम खरीदते हैं या मकान खरीदते हैं उसको मॉर्गेज करते हैं।
लेकिन एग्रीकल्चर लैंड जो है वो मॉर्गेज नहीं हो सकती, एंड देयरफॉर एग्रीकल्चर लैंड पे नॉर्मली हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज या बैंक्स लोन्स नहीं करती। बिल्कुल। तो अगर हमारे पास एग्रीकल्चर जमीन है तो हमें उस पर लोन नहीं मिल सकता है बिल्कुल नहीं भी। मिल सकता। आई मीन इसे उसके डेफिनेशंस फिर डिपेंडिंग ऑन द हर एक बैंक के और उसके रिस्क एपिटाइट पे वो लोग उसके दे फाइंड ए वे आउट, बट जी, प्रिंसिपली स्पीकिंग वो नहीं मिल सकता हाउसिंग लोन नहीं बिल्कुल। मिल सकता। सर एक और शब्द आता है कि जैसे किसी ने जमीन लिया, पट्टा है उनके पास, क्या उस पट्टे पर लोन मिल सकता है? जी, पट्टा का मतलब ये होता है कि नॉर्मली वो लीज डीड कहलाता है, राइट। जी। मतलब वो जमीन जो है वो लीज होल्ड जमीन है, उसमें जरूर मिल सकता है। उसमें जो पट्टा इशू करने वाली अथॉरिटी है, जैसे कि जेडीए हो या कोई हाउसिंग बोर्ड हो या कोई डेवलपमेंट अथॉरिटी हो या कोई यूआईटी हो, उसके वहां से हमें एक एनओसी होने मॉर्गेज परमिशन लेनी पड़ती है, क्योंकि लेसर की परमिशन के बिना लेसी उसको मॉर्गेज नहीं कर सकता। तो जरूर मिल सकता है, लेकिन उसके लिए जो है लेसर का जो पट्टा इशू करने वाली जो अथॉरिटी है उसका परमिशन की जरूरत जरूरत होगी। और अगर यूआईटी का हमारा मकान है, उस पर हम लोन लेना चाहते हैं, वो जमीन है, तो उस पर हमें इजीली मिल जाएगा? मिल जाएगा। वो भी लीज, नॉर्मली यूआईटी और डेवलपमेंट अथॉरिटीज की जो लैंड होती है, प्रॉपर्टीज होती है, वो लीज होल्ड होती है। तो उसके लिए एक स्टैंडर्ड प्रोसेस है। आई मीन उनके वहाँ पे आप अप्लाई करते हो तो तुरंत आपको मॉर्गेज परमिशन मिल जाती है। कई बैंक्स और कई कंपनीज को ब्लैंकेट परमिशन मिली हुई है ऑलरेडी, ताकि आपको हर जी, एक बेनिफिशियरी, हर एक कस्टमर को उसके लिए सेपरेट जानने की जरूरत नहीं पड़ती। नहीं पड़ती है। सर अब ये बात आती है कि जैसे कि जमीन के लिए लोन मिल गया या मकान भी हमारा बन गया, तो क्या बाद में मकान को मेंटेन करने के लिए भी लोन दिया जाता है, उसकी मेंटेनेंस के लिए भी? नहीं, जो लोन दिया जाता है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए दिया जाता है। ओके। आप मकान खरीदते हो या बनाते हो, उस पे जो आपको एक मुश्त आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, उसके लिए लोन हम्म। मिलता है। आपका मेंटेनेंस है वो आपका रेगुलर एक्सपेंस है। रेगुलर एक्सपेंस के लिए आपको लोन नहीं मिलता। आपको कई बार जब आप मकान खरीदते हो तो कई अब नए बिल्डर्स हैं और नए जो ये ट्रेंड है कि वो मेंटेनेंस एक मुश्त ले लेते हैं, 10 साल का या हाँ। एक मुश्त, वो मेंटेनेंस के चार्जेस ले लेते हैं। तो जी। अगर आपका जो हर एक बैंक का एक लिमिट होता है कि वो कितना फाइनेंस करेंगे। मान लीजिए आप 20 लाख का मकान खरीद रहे हैं, तो हर एक बैंक का अपना नॉर्म होता है कि वो उसका 80% फाइनेंस करेंगे या 90% करेंगे या उसमें करेंगे। तो अगर आप जो लोन्स ले रहे हो उसका परसेंटेज, वो जो मैक्सिमम परसेंटेज से कम है, तो शायद आपको वो जो मेंटेनेंस वाला अमाउंट है उसमें भी आपको वो फाइनेंस कर सकते हैं। कर सकते हैं उसमें फाइनेंस। सर अब ये सवाल ये आता है कि चलिए फाइनेंस हमें बैंक करने को तैयार हो गया, लेकिन आ, कौन से ऐसे दस्तावेज होते हैं या कौन से कागज जरूरी हैं जो हमारे पास होने चाहिए, तब वो बैंक हमें वो लोन देगा? ओके, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। क्योंकि जी। कंफ्यूजिंग इसलिए है क्योंकि अगर हम डॉक्यूमेंट्स का लिस्ट बनाए तो वो अनएंडिंग लिस्ट है। हर एक जगह का डॉक्यूमेंट अलग है, हर एक इंडिविजुअल का डॉक्यूमेंट अलग है। तो उसको स्टैंडर्डाइज करना बड़ा मुश्किल काम है। बट टू सिंप्लीफाई द आंसर, डॉक्यूमेंट्स दो तरह के होते हैं। एक प्रॉपर्टी रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स होते हैं और एक कस्टमर के डॉक्यूमेंट होते हैं, राइट। तो हम पहले प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं। जी। प्रॉपर्टी के उस डॉक्यूमेंट्स चाहिए जो बेसिकली बैंक को या हाउसिंग फाइनेंस कंपनी को अपने मॉर्गेज करने में काम आए। मॉर्गेज करने में कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है? उसमें भी दो तरह के हैं। एक टाइटल डॉक्यूमेंट्स होते हैं और बाकी के अप्रूवल्स और परमिशंस वगैरह होती है, राइट। जैसे आपके टाइटल डॉक्यूमेंट हो गया, आपका रजिस्ट्री या आपका पट्टा, ये सारे टाइटल डॉक्यूमेंट्स कहते हैं। और आपके बाकी के जो है कन्वर्जन ऑर्डर, जैसे आपका एनए, राजस्थान में पट्टा इटसेल्फ इज एन एनए एंड दी कन्वर्जन, बट बाकी के स्टेट्स में एनए ऑर्डर होता है। दैट मींस आपका एग्रीकल्चरल लैंड जो नॉन एग्रीकल्चरल में कन्वर्ट हुआ उसका ऑर्डर, या आपका रेवेन्यू रिकॉर्ड्स के डॉक्यूमेंट्स, या आपके पास्ट हिस्ट्री, कैसे वो जमीन जो आप खरीद रहे हैं वो पहले किसके पास थी, फिर उसने किसको किसको बेची, किसने किसको बेची, उसकी जो टाइटल सर्च है, उसकी टाइटल हिस्ट्री है, उसके डॉक्यूमेंट्स। आपके अप्रूव प्लान्स, जो मकान बना हुआ है, अगर बिल्डर ने बनाया कोई प्रोजेक्ट है तो उसके अप्रूव प्लान्स वो सही प्रॉपरली अप्रूव्ड है, सही कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने अप्रूव किए हुए हैं नहीं, ये सारा जो है वो आपके परमिशन और उसके डॉक्यूमेंट्स हो गए।
तो ये हो गया प्रॉपर्टी रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स। और प्रॉपर्टी रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स में मैं इतना ही कहूंगा कि आम आदमी को नॉर्मली उसमें ज्यादा वरी नहीं करना चाहिए अगर आप कोई बिल्डर या कोई उसके पास से खरीदते हो, क्योंकि नॉर्मल बैंक का और हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज का प्रोसेस ये रहता है कि कोई भी प्रोजेक्ट में लोन देने से पहले वो लोग वो प्रोजेक्ट को एक अप्रूवल देते हैं, प्रोजेक्ट अप्रूवल देते हैं कि भाई ये प्रोजेक्ट में हम लोग लोन कर पाएंगे। और वो प्रोजेक्ट अप्रूवल देने के प्रक्रिया में वो लोग उनके सारे दस्तावेज, उनके सारे परमिशंस, उनके सारा जो है वो खुद चेक कर लेते हैं, ताकि कस्टमर इज रिलीव्ड ऑफ कि उनको जो स्ट्रेस होता है कि भाई मेरे को तो पता ही नहीं ये डॉक्यूमेंट्स क्या है, नए नए तरह के नाम सुन रहा हूं मैं, इसका क्या मतलब होता है, उसको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बैंक्स अपनी सेफ्टी के लिए वो ऑलरेडी कर चुके होते हैं। अगर अपना खुद का प्लॉट है तो बेस्ट इज टू टेक अ प्रोफेशनल एडवाइस, कोई लॉयर के पास जाके अपना टाइटल सर्च बनवा ले। लॉयर अपने टाइटल की हिस्ट्री देख के अपना रिपोर्ट दे देगा, उसको जो भी डॉक्यूमेंट देखना है वो सारा देख के अपने को एक टाइटल सर्च रिपोर्ट दे देगा, जो बैंक को हम आप दे सकते हैं। बिल्कुल। तो ये चीजें जरूरी होती हैं। और जब जी हम बिल्डर से जैसे जी जी, सॉरी, मैं और दूसरे टाइप के डॉक्यूमेंट मैंने बनाए वो कस्टमर रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स होते हैं। कस्टमर जी रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स की क्यों जरूरत पड़ती है, क्योंकि जब आप बैंक में जाते हो या हाउसिंग फाइनेंस कंपनी में जाते हो, वो आपको तो जानते नहीं है। आज आज अगर मैं आपके पास आऊं और आप बैंक के लोन ऑफिसर हैं, तो आप जयेश शाह को नहीं जानते हो। आप जयेश शाह से 10 मिनट या 15 मिनट बात करोगे और उसमें ये डिसीजन लेना होगा आपको कि मैं क्या जयेश शाह को लोन दे सकता हूं या नहीं, क्या जयेश शाह इस लोन को चुका पाएंगे या नहीं, एबिलिटी है कि नहीं उसकी चुकाने की, क्या जयेश शाह का इंटेंशन है चुकाने का, अगर उसकी एबिलिटी भी है लेकिन उसके इंटेंशन सही है कि वो चुकाएंगे। ये सारे डिसीजंस आपको लेने होते हैं, और उसके लिए आपको पास मे बी 15 मिनट या 20 मिनट या मे बी आधा घंटे का टाइम है, वो आप मेरे से चर्चा करोगे, आप मुझे कुछ सवाल करोगे और उसके बेसिस पे आपको ये डिसीजन लेना होगा। तो इसके ये डिसीजन लेने के लिए आपको अगर कोई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है, वो कस्टमर रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स है। तो वो क्या होते हैं, तो टिपिकली उसके इनकम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स होते हैं। इनकम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स ये इसलिए कि भाई वो आप जान सको कि अच्छा इनकी ये इनकम है, आपके टैक्स रिटर्न्स इतने हैं, इतने के टैक्स रिटर्न्स है, तो आप इतने इनकम यू आर अर्निंग सो मच, क्यों आप इतना, मान लीजिए आप यू आर अर्निंग से 50,000 रुपीज अ मंथ, तो आप अगर आपकी किस्त अगर 10,000 की है तो रीजनेबली श्योर कि 50,000 की इनकम है तो 10,000 की किस्त चुका पाएगा। आपने बाकी के लोन्स किस्त कितने लिए हुए हैं, आपने उसके किस्त रेगुलरली जा रही कि नहीं, तो क्रेडिट ब्यूरो के जो रिपोर्ट्स होते हैं वो आपके एक डॉक्यूमेंट हो गए। आपके बैंक स्टेटमेंट्स हो गए कि भी आप किस तरह से बैंक में सेविंग करते हो, आप क्या बैलेंस मेंटेन करते हो। तो ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो एक अपने कस्टमर के साथ जो चर्चा होती है, उस चर्चा में आप जो डिसीजन एट द एंड ऑफ द डिस्कशन, आप जो डिसीजन लेने वाले हो कि क्या जयेश शाह को लोन दिया जा सकता है या नहीं, उसमें हेल्प करते हैं, उसमें सपोर्ट करते हैं। तो ये कस्टमर रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स है। उसमें कस्टमर्स को मैं ये कहूंगा, आपके पास जो भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स है, जैसे आपने कोई इन्वेस्टमेंट किया है, आपके पास कोई फिक्स डिपॉजिट्स है, आपके पास कोई LIC पॉलिसीज है या रिकरिंग, वो सारे ले जाइए। इट ओनली हेल्प्स। कई बार हमें लगता है अरे मैं इतनी सारी इन्फॉर्मेशन क्यों दूं, मैं तो खाली एक हाउसिंग लोन, मैं मकान तो दे रहा हूँ, मैं 20 लाख का मकान ले रहा हूँ, मैं खाली 10 लाख का लोन ले रहा हूँ, तो मैं इतने सारे डॉक्यूमेंट्स, इतने सारे डिटेल्स क्यों दूं। मेरी डिटेल्स देने वाली बात नहीं है। आई मीन इट्स ओनली एडिंग टू द लेंडर्स कॉन्फिडेंस। आप जो लोन ऑफिसर से चर्चा करते समय अगर आप उतना उसको जितना सपोर्टिंग दोगे, उतना वो अच्छी तरह से और ज्यादा क्लियरली आपको मदद कर पाएगा। बिल्कुल। सर एक चीज और आती है जब हम जाते हैं, कुछ सिविल चेक करते हैं, ये सिविल क्या चीज होती है? क्योंकि मैं इसलिए, क्योंकि हमने जब अभी हाउस बिल्डिंग लोन लिया तो ये सारे प्रोसेस, ये सारी चीजों से हम लोग भी गुजरे थे कि आपकी सिविल इतनी होनी चाहिए तो अच्छा है। तो ये क्या चीज? जी, सिविल एक क्रेडिट ब्यूरो का नाम है। जी जैसे हम लोग बोलते हैं भी इसका जेरोक्स ले आना, जो जेरोक्स इज बेसिकली फोटो कॉपी। जेरोक्स एक या कंपनी है जिस जो फोटो कॉपीज बनाती है। तो सिविल भी उसी तरह की एक ब्यूरो है जो आपका इंडिविजुअल क्रेडिट हिस्ट्री का रिकॉर्ड बनाती है। जैसे सिविल है वैसे और भी 3 कंपनी और है, क्रिफ हाईमार्क है, इक्विफैक्स है। तो ये लोग भी इसी तरह के रिपोर्ट्स देते हैं। और ये कंपनियां जो है वो अब
कानून से मैंडेट हो गया है कि हर एक बैंक को और हर एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को अपने जो भी कस्टमर्स का रीपेमेंट का जो रिकॉर्ड है वो उनके साथ शेयर करना होगा। तो आपने कहा, चाहे आपने पर्सनल लोन लिया हो या टू व्हीलर लोन लिया हो या फोर व्हीलर लोन लिया हो या गोल्ड लोन लिया हो या किसी भी प्रकार का लोन लिया हो, या यू नो इन इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन कई बार वो लोग समूह लेडीज समूह लोन लेती हैं, माइक्रो फाइनेंस लोन लेती हैं। तो सारे किसी भी प्रकार का अगर आपने लोन्स लिया हो तो उसका सारा रिकॉर्ड जो है ये क्रेडिट ब्यूरोज के पास जाता है, और क्रेडिट ब्यूरो उसका रिकॉर्ड का एक फॉर्मेट में मेंटेन करती है। और जब नए लेंडर्स, जब आप दूसरे लेंडर्स नए कस्टमर्स को जब लोन करती है तो उसका रिकॉर्ड देखती है। जैसे मैं अगर लोन के लिए जाता हूँ तो बैंक मेरा नाम, मेरा डेट ऑफ बर्थ, मेरे ऐसा कुछ कंडीशन, मेरा पैन नंबर या मेरा आधार नंबर के बेसिस पे मेरा जो क्रेडिट हिस्ट्री है, मैंने पहले मेरे पिछले लोन्स कैसे चुकाए हैं, रेगुलर्स चुकाए कि नहीं, उसमें कोई राइट ऑफ तो नहीं हुआ, उसमें कोई सेटलमेंट तो नहीं हुआ, उसकी हिस्ट्री उनको ये रिपोर्ट द्वारा मिल जाती है। तो बिल्कुल, तो इसमें सिविल सारी चीजों को देखने के बाद वो फिर हमें लोन दिया जाता है, क्योंकि कई बेसिकली जी। कई बैंक्स ये सिबिल में एक स्कोर आता है, तो हाँ। मान लीजिए आपका स्कोर हाई है, दैट मीन्स आपकी क्रेडिट उतनी अच्छी है, और आपका जितना हाई स्कोर है तो आपका इंटरेस्ट रेट जो होता है आपका लोन का वो स्कोर पे डिपेंड होता है। तो हर एक कस्टमर के लिए सेम इंटरेस्ट नहीं होता, क्योंकि वो मानते हैं कि हर एक कस्टमर का रिस्क जो है वो अलग अलग होता है। तो रिस्क के उनके अलग अलग पैरामीटर्स होते हैं। तो कई बैंक्स जो है ये क्रेडिट ब्यूरो स्कोर का रिस्क जो स्कोर होता है उसको रिस्क का पैरामीटर समझते हैं। जैसे हायर द स्कोर, लोअर इज योर इंटरेस्ट। क्योंकि हम लोग जब इस प्रोसेस से गुजरे थे तब ये शब्द हम लोगों ने सुने थे कि हाँ, ये जी। सिविल भी होता है, ये चीज भी चाहिए। और अगर आप बिल्डर से खरीद रहे हैं, अपना कोई फ्लैट आप ले रहे हैं, तो आपको जो दस्तावेज चाहिए होते हैं, वो सर कौन कौन से होते हैं? जैसे मैंने कहा कि अगर आप बिल्डर से खरीदते हो, आपको प्रोजेक्ट के जो अप्रूवल वगैरह डॉक्यूमेंट्स की आपको चिंता करने हम्म। की जरूरत नहीं है। वो बिल्डर अपने आप बैंक से कोऑर्डिनेट करके वो सारा उसका प्रोसेस कर लेगा। आपके अच्छा। पास सिर्फ 3 डॉक्यूमेंट्स की जरूरत है बिल्डर से खरीदते हो तो। आपका एग्रीमेंट, जो जी। आपने एग्रीमेंट फॉर सेल किया है वो, जी। आपने जो पेमेंट किया है बिल्डर को उसकी रसीद है, और जी। फाइनली आपने जब पूरा पेमेंट कर दोगे लोन के साथ, लोन के डिसबर्समेंट के बाद सारा जब पेमेंट बिल्डर को हो जाएगा तो आपको आपका फाइनल सेल डीड कर देगा, जो रजिस्ट्री नॉर्मली कहते हैं, जो रजिस्ट्री होती है। ये 3 डॉक्यूमेंट्स चाहिए होता है। बस। सर, इनके अलावा एक और लोन हम लोगों ने जब इस प्रोसेस से गुजरे थे तो पता चला था कि फर्नीचर लोन भी मिलता है, कि अगर आप घर में फर्नीचर बना रहे हैं तो वो भी लोन आपको मिल सकता है। सर, ये लोन कैसे मिल सकता है और इसके लिए हमें किन चीजों की आवश्यकता होती श्योर। सी फर्नीचर लोन, आई टेल यू, हाउसिंग लोन्स में डेफिनेशन में जैसे हमने पहले बताया कि लैंड लोन हो सकता है जो टेम्परेरी लोन है, लेकिन उसमें कंडीशन होती है कि आपको थोड़े एक विद इन ए सर्टेन पीरियड आपको उसमें हाउसिंग मकान बनाना होगा, कंस्ट्रक्शन करना होगा, तो आपका जो लैंड लोन है वो हाउसिंग लोन में कन्वर्ट हो जाएगा। दूसरा लोन है जो मकान खरीदने के लिए या बनाने के लिए, दैट इज योर नॉर्मल हाउसिंग लोन। थर्ड लोन है कि आपने अगर मकान बना हुआ है उस पर आपको एक्स्ट्रा रूम बनाने हैं या उसको फर्स्ट फ्लोर उस पर एक्स्ट्रा और माला बनाना है, तो आपको एक्सटेंशन लोन मिल सकता है, वो भी हाउसिंग है क्योंकि आप उसमें कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। थर्ड है वो होम रिनोवेशन लोन है। जैसे छोटे मकान होते हैं उसमें पहले पतरे का रूफ है, अब उसको पतरे का रूफ निकाल के उसमें स्लैब भरना है, या उसने नया बाथरूम रीटाइल करना है, या कुछ छोटे मोटे इंप्रूवमेंट्स करने हैं मकान के, उसके लिए लोन मिल सकता है, वो होम इंप्रूवमेंट लोन कहलाता है। नाउ आपने जो बताया वो फर्नीचर लोन है। नाउ फर्नीचर लोन डज नॉट फॉल इनटू द डेफिनेशन ऑफ हाउसिंग लोन्स, है? लेकिन बैंक्स कई बार और हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज कई बार अगर अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर्स जिन्होंने ऑलरेडी हाउसिंग लोन लिया हुआ है और उसका रीपेमेंट रेगुलर है, तो उनको टॉप अप लोन्स देती है। मतलब आपने हाउसिंग को लोन के अलावा आपको एक्स्ट्रा लोन देती है जो हाउसिंग लोन नहीं होता है, वो नॉन हाउसिंग लोन होता है। इट्स सॉर्ट ऑफ अ पर्सनल लोन लेकिन सिक्योर्ड बाय द एसेट। आपने हाउसिंग लोन के लिए आपने मकान तो मॉर्गेज किया हुआ ही है, आपकी मकान की वैल्यू इज इनफ कि आपको वो एडिशनल 1 लाख या 2 लाख का लोन दे सकते हैं, जो आप जी। किसी भी पर्पस के लिए यूज कर सकते हो। चाहे आप फर्नीचर बनाने के लिए यूज करो, या चाहे आप अपने बेटे के एजुकेशन के लिए यूज करो, या कोई आपके इमरजेंसी एक्सपेंसेस हैं उसके लिए यूज करो। ये टॉप अप लोन्स होते हैं जो दे आर नॉट हाउसिंग लोन्स, लेकिन उसी
हाउसिंग लोन की सिक्योरिटी के ऊपर टॉप अप किया जाता है। बिल्कुल। सर, अब जैसे हम आपसे पहले हमने बात की तो बताया था कि सब हाउसिंग लोन जब हम लेते हैं तो इसका टाइम पीरियड सबसे ज्यादा होता है, 15 साल, 20 साल, 21 साल। लेकिन अब जैसे मैं अपनी बात करती हूँ, मुझे 15 साल के लिए मैंने लोन लिया, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि नहीं, 7 साल में मैं इस लोन को खत्म करके और इसको पूरा कंप्लीट कराना चाहती हूँ। तो क्या करा सकते हैं इस तरीके से, और अगर इससे क्या हमें बेनिफिट आगे मिल सकता है, और इसकी क्या प्रोसेस है? जी, बिल्कुल कराना चाहिए। एंड जी। दिस इज दी क्या बोलते हैं, हिडन सीक्रेट ऑफ जी। क्यों हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज इतनी सक्सेसफुल है और क्यों हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज का डिफॉल्ट रेशियो इतना कम है। क्योंकि इंडियन बोरोवर्स का द फर्स्ट साइकोलॉजी इज कि अगर मैंने लोन लिया है तो कितना जल्दी मैं उसको चुका दूं, है ना। दैट्स इमोशनली स्पीकिंग। लेकिन फाइनेंशियली स्पीकिंग, कोई भी लोन हो, हाउसिंग लोन हो या आपका पर्सनल लोन हो या कोई टू व्हीलर लोन या व्हीकल लोन हो, कोई भी लोन हो, कई बार नॉर्मली लोग जो हैं उसमें इंटरेस्ट रेट को देखते हैं, मेरा इंटरेस्ट रेट क्या जी। लग रहा है, वो मेरा जी। इंटरेस्ट रेट ज्यादा है, मेरा इंटरेस्ट रेट कम है। लेकिन अगर हमें इंटरेस्ट कम चुकाना है, मतलब हमें इंटरेस्ट बर्डन कम करना है, तो इंटरेस्ट रेट इज वन ऑफ द स्मॉलर फैक्टर्स। द बिगर फैक्टर और जो ज्यादा इंपैक्ट करता है वो लोन का टेन्योर होता है। अगर मान लीजिए आप अपना 15 साल का लोन जितना जल्दी चुका सको उतना आपको ब्याज में फायदा होगा। आप अगर 5 साल का मान लीजिए 12% पे लोन लेते हो और 20 साल का आप 8% पे लोन लेते हो, शायद आप 8% वाले 20 साल के लोन पे ज्यादा इंटरेस्ट भरोगे कंपेयर टू अ 12% लोन एट 5 for 5 years। बिकॉज आपका जो इम्पैक्ट होता है वो, इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होते हैं हाउसिंग लोन में, आई टेल यू अ वेरी सिंपल एग्जांपल। जी। आपका जो मंथली ओपनिंग प्रिंसिपल होता है, मान लीजिए आपने पहले महीने में 1 लाख का लोन लिया, उसको 12% का इंटरेस्ट है, राइट। तो आपका सालाना 12,000 रुपए का इंटरेस्ट हुआ, मतलब महीने का 1,000 रुपए का इंटरेस्ट हुआ, राइट। आपकी किस्त जो है मान लीजिए इज 2,000 रुपीज। आपका इंटरेस्ट महीने का 1,000 है, बाकी के जो 1,000 रुपये आप भर रहे हो, 2,000 माइनस 1,000 ऑफ इंटरेस्ट, बाकी के जो 1,000 है वो आपके मूल में एडजस्ट होगी, राइट। तो नेक्स्ट मंथ आप जब इंटरेस्ट भरोगे तो 99,000 पे इंटरेस्ट भरोगे, हम्म। राइट। तो 99,000 पे आपका इंटरेस्ट हो जाएगा 990 रुपीज। आपने भरा कितना, 2,000 रुपीज, राइट। सो आपका 2,000 माइनस 990 विल बी योर प्रिंसिपल अमाउंट। तो आपका जैसे जैसे लोन चुकता जाता है, आपका जो इंस्टॉलमेंट होता है, ईएमआई होता है, उसका इंटरेस्ट का कंपोनेंट जो है वो कम होता चला जाता है और प्रिंसिपल का कंपोनेंट जो है बढ़ता हुआ चला जाता है, राइट। अब मान लीजिए कि आपका ये ईएमआई रेगुलरली पे कर रहे हो, आप वो सारा नॉर्मल उसमें चल रहा है, और अब आप सडनली आके उसमें 10,000 रुपए या 15,000 रुपए आप रीपे कर देते हो, तो आपका जो हर महीने 1,000 रुपए या 1,020 रुपीज या उससे जो आपका प्रिंसिपल कम हो रहा है, वो एक साथ आपका 10,000 या 5,000 से कम हो जाएगा, राइट। नाउ उसका इम्पैक्ट क्या होगा, आपको जितने किस्त में आपको 5,000 रुपए चुका सकते थे हम्म। उतनी किस्तें कम हो जाएंगी, हाँ। राइट ना। आपने अभी अभी हाउसिंग लोन लिया हुआ है, तो अगर आपको एक अमोर्टाइजेशन शेड्यूल दिया होगा, अगर वो अमोर्टाइजेशन शेड्यूल नहीं दिया तो आप आपके बैंक से पूछ सकते हैं। अमोर्टाइजेशन शेड्यूल का मतलब ये होता है कि हर महीने आप अगर 15 साल का लोन लिया है तो पहले महीने से लेके 180 महीने तक आप जो हर महीने की किस्त चुकाओगे, अगर आप वो नॉर्मली 180 महीने तक चुकाते रहोगे तो हर महीने उसमें इंटरेस्ट कितना होता है और प्रिंसिपल कितना होता है उसका बाइफर्केशन होता है। तो आप अगर वो अमोर्टाइजेशन शेड्यूल देखोगे तो पहले सालों में, कुछ सालों में प्रिंसिपल अमाउंट बहुत ही छोटा होता है, 20 रुपए, 25 रुपए, 30 रुपए, 100 रुपए, इतना होता है। मतलब 100 रुपए भी अगर हो गया तो आपने पूरे 12 किस्तें भरी तो आपका इंस्टॉलमेंट जो है, आपका लोन जो है 1,200 रुपए से कम हुआ, ठीक है। अगर आप जी। हर महीने 100 रुपए का प्रिंसिपल चुका दो और आपने एक मुश्त 5,000 रुपए दे दिए तो आपका प्रिंसिपल जो है 5,000 रुपए से कम हो गया। आपने हाँ। 12 महीने चुकाए, आपका प्रिंसिपल 1,200 रुपए से कम हुआ। आपने एक मुश्त 5,000 रुपए चुकाए, आपका प्रिंसिपल 5,000 रुपए से कम हो गया। तो अगर आप वो 5,000 हर किस्त में चुका दें तो आपको 5 साल या 4 साल लग जाते हैं। तो 5,000 चुकाने से ही आपका जो 15 साल का लोन है वो सीधा 11 साल हो जाएगा। सही है।
राइट? राइट। नाउ इफ यू कंपेयर योर इंस्टॉलमेंट इनटू 48 मंथ्स, वो बहुत बड़ी रकम होगी, राइट? सो माय पॉइंट इज कि आप जब लोन लेते हो, खास करके हाउसिंग लोन, उसके इनिशियल ईयर्स में, पहले कुछ सालों में अगर आप प्रीपेमेंट करते हो, भले ही छोटा अमाउंट हो, 5,000 हो, 10,000 हो, 15,000 हो, 25,000 हो, वट एवर अमाउंट, डिपेंडिंग ऑन द लोन साइज, उसका भी इम्पैक्ट बहुत ज्यादा होता है, और उसमें आपको ब्याज में बहुत ज्यादा बचत होती है। और जैसे मैंने पहले बताया कि आपका जैसे जैसे लोन चुकते जाता है, इंस्टॉलमेंट में प्रिंसिपल का कंपोनेंट है वो बढ़ता जाता है। टुवर्ड्स द एंड ऑफ द लोन आपका प्रिंसिपल में 90% प्रिंसिपल होता है, 10% इंटरेस्ट होता है। तब आप जाके प्रिंसिपल रीपेमेंट करोगे तो कोई फायदा ही नहीं है, क्योंकि आपका इंटरेस्ट बचा ही नहीं है, आपका सारा इंटरेस्ट जो पहले ही पे कर चुके हो आप। सही बात है सर, ये तो अगर हम बीच में 15 साल का या 20 साल का हमारा लोन है, अगर बीच में हम उसको लोन को क्लियर कराना चाहते हैं तो हमारे लिए जितना हो फायदा सके है। उतना जल्दी, मतलब बिल्कुल। अगर आप 15 साल का लोन है, 10 साल के बाद आप प्रीपे करने जाओगे तो उतना फायदा नहीं होगा, नहीं होगा। लेकिन पहले 3 साल में अगर आप छोटी सी भी रकम आप पे करोगे तो उसको बहुत ज्यादा जी। फायदा है। बिल्कुल बिल्कुल। आज सर सभी लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे जो सपोर्टेड हैं, श्री अनिल काला जी आपका वेलकम कर रहे हैं, और उन्होंने कहा है कि बहुत ही यूजफुल इंफॉर्मेशन आप दे रहे हैं। और सतीश अग्रवाल जी ये मुंबई से हैं ये भी, और बंसीधर गुप्ता जी भी, अनुराग श्रीवास्तव जी भी, बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन दी जा रही है, सब यहाँ पर कह रहे हैं आपको। और वास्तव थैंक यू। में सर बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो हमें पता भी नहीं होती हैं, क्योंकि जब हम लोन लेते हैं तो बहुत सारे साइन हमसे कराए जाते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से कोई भी व्यक्ति नहीं होगा जो उन पूरे कागजों को पढ़ता होगा। सिर्फ हम साइन कर देते हैं, अगर हम उन कागजों को पढ़ लें तो शायद हम लोन भी नहीं ले पाएंगे। सबसे बड़ी बात ये आ जाती है सर। वेल, आई, या, वेरी ट्रू। बिल्कुल सर। सर दूसरी चीज, अब जैसे आपने बात की, अभी हम बात कर रहे थे ब्याज की बात कर रहे थे, इंटरेस्ट की बात कर रहे थे। हर बैंक का इंटरेस्ट अलग अलग हो जाता है। कोई कहता है कि फिक्स इंटरेस्ट है, कोई फ्लेक्सिबल इंटरेस्ट है। तो थोड़ा सा सर इस बारे में आप बताइएगा, ये फिक्स और फ्लेक्सिबल इंटरेस्ट क्या ठीक है। सो इंटरेस्ट बेसिकली दो तरह के होते हैं और फिर उसके कॉम्बिनेशन होते हैं। है। जी। फिक्स्ड रेट और वेरिएबल रेट। जी। फिक्स्ड रेट का मतलब ये हुआ कि अगर आपने लोन लेते समय अगर आपका इंटरेस्ट रेट मान लीजिए 12% है, वो इकोनॉमी में या कहीं बाजारों में या कुछ भी हो जाए, आपका इंटरेस्ट रेट 12% का 12% ही रहेगा। मतलब 15 साल तक आपका लोन है तो 15 साल में वो इंटरेस्ट चेंज नहीं होगा। इट्स अ फिक्स्ड रेट, राइट? पहले के जमाने में आई मीन हाउसिंग लोन सिर्फ फिक्स्ड रेट पे दी जाती थी, राइट? क्योंकि उनके सोर्सेज, आई मीन इट वाज अ वेरी सिंपल, क्या बोलते हैं, इंडस्ट्री थी, उसका इकोसिस्टम बड़ा सिंपल था। बैंक्स भी फिक्स्ड रेट पे बोरो करते थे, बैंक्स फिक्स्ड रेट पे लेंड करते थे। लेकिन अब काफी कॉम्प्लेक्स हो गया, बैंक्स भी अपने अलग अलग सोर्सेज से बोरो करती हैं, और मार्केट भी ज्यादा वॉलेटाइल हो गई है, मार्केट भी बाकी के एक्सटर्नल फैक्टर्स पे काफी डिपेंडेंट हो गई है। ताकि तो क्या होता है कि बैंक्स अगर अपना इंटरेस्ट रेट ये बाकी के फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, तो वो लोग अपने जो बोरोवर्स को या अपने कस्टमर्स को जो लोन देते हैं, उसको वो उसी तरह का रिस्क उनको पास ऑन कर देते हैं। तो नॉर्मली अब जो बैंक्स हैं 99% वेरिएबल रेट्स देते हैं। ना वेरिएबल रेट अच्छा है या बुरा है, इट डिपेंड्स, आप कौन से वेव के कौन से स्टार्ट में है। जब इंटरेस्ट रेट बढ़ता है, आप उस जस्ट बढ़ने चालू हुए तब अगर आपने लिया तो आपका बुरा है, क्योंकि आपका जैसे इंटरेस्ट रेट बढ़ता जाएगा आपके लोन पे भी बढ़ता चला जाएगा। अगर आप वो पीक पे आपने लोन लिया तो जैसे जैसे वो कम होते जाएंगे, आपने वो कम होते जाएंगे। सो वी रियली डोंट नो वेदर इज द राइट टाइम टू डू इट और नॉट। एंड मैं ये लेटर मैं आपको ये एक्सप्लेन करूंगा कि इंटरेस्ट रेट की ज्यादा चिंता करनी नहीं चाहिए। वो मैं क्यों नहीं करनी चाहिए मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन आप अभी आपका क्वेश्चन जो है कि इंटरेस्ट रेट्स किस तरह के होते हैं, तो वेरिएबल और फिक्स्ड होते हैं। तो और मैंने बताया वेरिएबल रेट जो होता है वो चेंज होते रहते हैं, बट किस पे चेंज होते हैं, कैसे चेंज होते हैं, कब चेंज होते हैं। तो बैंक्स है, फॉर एग्जाम्पल हमारी हमारी कंपनी है, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है, हम लोग मार्केट से बोरो करते हैं और वो पैसा हम लोग लेंड करते हैं। जब हम मार्केट से बोरो करते हैं, हम अलग अलग सोर्सेज से बोरो करते हैं। हम लोग बॉन्ड्स इशू करते हैं, हम लोग फिक्स डिपॉजिट लेते हैं, हम लोग दूसरे बैंक से लोन लेते हैं, हम इंस्टीट्यूशन से लोन लेते हैं, हमारे इक्विटी होता है। तो अलग अलग सोर्सेज होते हैं, और हर एक सोर्स का जो कॉस्ट होता है वो अलग होता है। उनके लोन के टेनोर्स भी अलग होते हैं, कुछ लोग 5 साल के लिए लोन देते हैं, कुछ लोग 15 साल के लिए लोन देते हैं, कुछ लोग 10 साल के लिए देते हैं, कुछ लोग 1 साल के लिए मिलती है। तो एक कॉम्बिनेशन होता है, वो एक पूल बनता है।
और वो पूल का एक एवरेज कॉस्ट बनता है कि मान लीजिए कुछ 10% पे लिए, कुछ 5% पे लिए, कुछ 8% पे लिए, मिला के कुल मिला के हमारा जो कॉस्ट है मान लीजिए 6% हुआ। इस 6% कॉस्ट में हमारा जो एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट है, हमारा जो रिस्क है, क्योंकि हम जो 100% कस्टमर्स को लोन देंगे वो सारे 100 के 100% तो हमें वापस नहीं देने वाले, कुछ रिस्क होता है, कुछ नहीं देंगे, कुछ डिलेड देंगे, तो रिस्क का भी जो कॉस्ट है वो हम लोग इसमें ऐड कर देते हैं। हमारा जो प्रॉफिट है, हमारे जो हर एक कंपनी के और एक बैंक के जो शेयर होल्डर्स होते हैं, जो इन्वेस्टर्स होते हैं, वो एक रिटर्न एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई अगर हमने इस कंपनी में निवेश किया है तो हमें इसका इतना रिटर्न मिलना चाहिए। कोई भी इन्वेस्टर, कोई भी बिजनेसमैन हो, अपने जैसे आप अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करोगे तो आपने अपना जो मूडी लगाई है या अपनी कैपिटल लगाई है उस पर आप एक एक्सपेक्ट करोगे कि इतना रिटर्न मिलेगा, तो वो रिटर्न जो एक्सपेक्टेशन है वो भी उसमें कॉस्ट में ऐड किया जाता है। फिर एक जो बनता है वो एक आपका पीएलआर बनता है, जो प्राइम लेंडिंग रेट होता है। और ये प्राइम लेंडिंग रेट जो है वो हर एक बैंक का अलग होता है, क्योंकि हर एक बैंक की कॉस्ट अलग है, हर एक बैंक की एक्सपेंसेस की रेशियोज अलग है, हर एक बैंक के प्रॉफिट या उसके जो एक्सपेक्टेशंस है रिटर्न के, उसके एक्सपेक्टेशंस अलग हैं। तो हर एक बैंक अपना जो है पीएलआर डिसाइड करता है, और वो पीएलआर पे जो है आपको वेरिएबल रेट दिया है। तो जो आपके वेरिएबल रेट लोन्स होते हैं वो उस बैंक के पीएलआर के साथ जुड़ा होता है। और सब बैंक नॉट नेसेसरी पीएलआर पे देंगे, क्योंकि जैसे मैंने बताया, मैंने अभी मेरे जो पूल है वो बड़ा पूल है, मैंने कुछ लोन्स उसमें 5 साल पहले लिए हुए थे, कुछ 1 साल पहले लिए थे, कुछ 3 साल पहले लिए हुए थे, और उसका सारा का मिक्सचर का एवरेज कॉस्ट मैंने बोला कि मेरा 6% हो रहा है। लेकिन आज अगर मैं मार्केट में लेने जाऊं, जैसे मैंने कहा मार्केट के वेव्स पे डिपेंड होता है, आज मार्केट में इंटरेस्ट रेट्स कम है तो मुझे शायद आज 3% पे लोन मिल रहा है। तो मैं 3% पे लोन मिल रहा है और मेरा एवरेज कॉस्ट 6% है, और मैं 6% पे मैं मेरा प्रॉफिट ये वो सब ऐड करके मैं 8% पे अगर लोन दे रहा हूँ, तो मैं 3% पे लेके मैं 8% में नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि कोई लेगा ही नहीं मेरे पास। बिल्कुल क्योंकि अगर सही तीन बात। परसेंट से अगर मेरे को बाकी बाकी को मिलता है, तो बाकी के बैंक उसमें 2% ऐड करके शायद 5% में लोन देने लग जाएंगे, right? So what will I do? Even I'll have to lend at 5% because to keep up with the combination. So though my PLR is 6% or 7%, I am lending at 5%. So what am I doing? मैं PLR -1 या PLR -2 पे lend करता हूँ। ये जब इंटरेस्ट रेट बिल्कुल कम है। अगर उसी का उल्टा सिचुएशन है, मेरा एवरेज कॉस्ट 6% है, लेकिन आज मार्केट में बिकॉज इंटरेस्ट रेट्स हाई हैं, आज मैं अगर नया लोन लेने जाता हूं तो मेरे को 9% पे मिल रहा है, लेकिन मेरा क्योंकि मेरा एवरेज कॉस्ट 6% है, क्या मैं 6% पे लोन दे पाऊंगा? नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि नया पैसा जो ले रहा हूँ, जो मैं आज लेंड करूंगा नए कस्टमर्स को, 9% पे ले रहा हूँ, तो मैं पीएलआर +1 या +3 पे लेंड करूंगा। लेकिन वो पीएलआर जो है वो वेरिएबल है, वो मेरा चेंज होता रहेगा। जैसे मैं 9% का पैसे पेमेंट करूंगा, मेरा ये 6% का जो एवरेज इंटरेस्ट है थोड़ा सा बढ़ेगा, वो 6.5 हो जाएगा शायद, राइट? तो मेरा जो इंटरेस्ट रेट है वो पीएलआर पे डिपेंड होगा, पीएलआर वेरिएबल होगा, लेकिन +1 +2 जो है वो कांस्टेंट रहेगा। तो ये वेरिएबल रेट अगर आप जब भी देखोगे उसमें लिखा होगा कि वेरिएबल रेट पीएलआर +1, वेरिएबल रेट पीएलआर +2 -1, तो ये पीएलआर का कंसेप्ट है। और पीपल से अरे आपका पीएलआर किस पे डिपेंडेंट है, क्या है, हम्म। वो जरूरत नहीं है, उतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, और अगर हम जाएंगे भी 99% समझेंगे भी नहीं, बिकॉज हर एक बैंक का उसको कैलकुलेट करने का जो तरीका होता है वो अलग होता है। सो इट्स लाइक अगर हम कोई भी चीज लेने जाते हैं, मान लीजिए ये माउस लेने जाए, ये माउस ने बोला कि ये 500 रुपया है, तो हम लोग ये कभी नहीं पूछते कि ये माउस का 500 रुपया क्यों ले रहे हो, उसमें ऊपर का प्लास्टिक का कॉस्ट क्या है, उसमें ये लाइट का कॉस्ट क्या है, हम लोग उसकी चिंता नहीं करते, राइट? सो सेम वे हाउसिंग लोन में भी वी शुड वरी टू मच, आई मीन वी शुड गो बाय द ट्रेंड कि भाई आज अगर मार्केट में 12% पे लोन दे रहे हैं, कुछ 10% पे ले रहे हैं, कुछ 11% पे ले रहे हैं, तो हमें उस टाइम का जो मार्केट है उसमें चेक करके वो ले लेना चाहिए। सेकेंडली व्हाट वी शुड चेक व्हाइल वी आर टॉकिंग अबाउट इंटरेस्ट रेट्स, उस बैंक का या उस हाउसिंग फाइनेंस का ट्रेंड कैसा रहा है। कई बैंक्स क्या होता है कि भाई उनको नए कस्टमर लेने के लिए तो बिल्कुल लो रेट दे देंगे, जैसे ही लोन हो गया उनका इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता है, दे इंक्रीज द इंटरेस्ट, उनका पीएलआर बढ़ा देते हैं। तो हमें पिछले 3 साल का या 4 साल का हर एक बैंक का पीएलआर में क्या चेंजेस आई हैं वो कंपेयर करके फाइनली डिसाइड करना है कि भाई कौन सा बैंक इज मोर स्टेबल, इंटरेस्ट रेट वाइज कौन सा बैंक स्टेबल है। बिल्कुल, क्योंकि सर मेरा सवाल ही यही था कि अगर हम जाते हैं तो पता चलता है हर बैंक का अपना इंटरेस्ट रेट अलग अलग रहता है।
जैसे जी। आप बैंक ऑफ बड़ौदा में जाएंगे उनका अलग है, और आप एसबीजे में जाएंगे उनका अलग है, सभी का अलग अलग रहता है, तो बहुत कंफ्यूजन हो जाता है कि कैसे लें। और सबसे बड़ा चीज आती है कि फिक्स जो इंटरेस्ट रेट है उस पर हम अपना लोन को करवाएं या फ्लेक्सिबल पर करवाएं। लेकिन आपने इतने अच्छे से सारी चीजों को समझाया कि शायद जो इंटरेस्ट को लेकर के जितने भी समस्या थी या सवाल थे, उनका समाधान हम लोगों को जरूर यहाँ पर हुआ है। और अब सर एक चीज और हमारे सामने आई थी जब हम लोगों ने लोन लिया था, तो बैंक ने हमसे कहा था कि आप अपने लोन को इंश्योरेंस करवा लीजिएगा। तो ये लोन इंश्योरेंस क्या चीज? श्योर। सो आई एम सरप्राइज कि बैंक ने आपको चॉइस दिया। हम हमारे हर एक कस्टमर को इंसिस्ट करते हैं कि प्लीज आपका इंश्योरेंस कराइए। द रीजन इज ये बहुत जरूरी है। ये इंश्योरेंस होता क्या है? तो जैसे हम नॉर्मली लाइफ इंश्योरेंस कराते हैं, लाइफ इंश्योरेंस का मतलब क्या हुआ कि हमने इंश्योरेंस कराया, हम उसका हर महीने या हर क्वार्टर में या जो भी फ्रीक्वेंसी है उसमें प्रीमियम पे करते हैं। एंड जस्ट इन केस ऑफ एन अनफॉर्चुनेट इवेंट ऑफ अ डेथ, इंश्योरेंस कंपनी वो पैसा अपने फैमिली को दे देती है, और वो पैसा उस फैमिली को काम आता है, क्योंकि ये द अर्निंग मेंबर इज नॉट देयर, एंड द जो लमसम पेमेंट आता है वो उसको बाकी के फ्यूचर के लिए काम आता है। सो सेम हाउसिंग लोन आप जब लेते हैं, इज ए लॉन्ग टर्म लोन, एंड इट्स ऑल्सो एज आई सेड कि वो सबसे बड़ा लोन है जो फैमिली ने अब तक लिया, उससे सबसे बड़ा लोन है, राइट। और अगर जो रीपे करने वाला जो व्यक्ति है, एक या दो है, उसमें उसमें से किसी की अगर अनफॉर्चुनेट डेथ हो जाती है तो मामला पूरा गड़बड़ हो जाता है। नो, द बैंक इज सिक्योर। बैंक के पास तो आपका मकान का मॉर्गेज है। ये से बॉस देखो, आई एम सॉरी, आपका ये हो गया है, बट दे नॉट वेव योर लोन। वो बोले अरे आई एम सॉरी, चलो आपका लोन माफ कर देते हैं, वो तो नहीं करेंगे वो, है ना। वो तो अपना लोन रिकवर करेंगे। और बिल्कुल। अगर आपका जो पर्सन जिसकी इनकम पे आपका लोन रिपेमेंट पे डिपेंडेंट है, आप अगर उसका डेथ हो जाती है, तो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर द रिमेनिंग फैमिली टू रीपे द लोन। अगर आप लोन रिपे नहीं कर पाएंगे तो आपको मकान दे देना पड़ेगा, वो मकान बेच के अपना लोन रिकवर कर देंगे। तो आप जो आपने बड़े मेहनत से ये जो मकान बनाया था वो आपके हाथ से चला जाएगा। टू अवॉइड सच ए सिचुएशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जो लोन जो है उसका इंश्योरेंस ले लें। उसको मॉर्गेज रिडेम्पशन इंश्योरेंस कहते हैं, एमआरपी या मॉर्गेज रिडेम्पशन पॉलिसी बोलते हैं। उसमें अलग अलग सारी मोस्टली सारी लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज के पास ये प्रोडक्ट है। इसमें क्या होता है कि आपने अगर मान लीजिए 10 लाख का लोन लिया है तो 10 लाख के लोन का इंश्योरेंस करा दें, और जैसे आप हर महीने किस्त भरते जाते हो तो आपका लोन जो है चुकते जाता है, आपका इंश्योरेंस भी कम होता जाता है। मतलब आपका इनिशियली 10 लाख का इंश्योरेंस है, जैसे आपका लोन एमोटाइज होते जाता है, आपका प्रिंसिपल अमाउंट कम होते जाता है, आपका कवरेज भी कम होते जाता है। तो उस तरह से उसका प्रीमियम भी कम होता है। बाकी के नॉर्मल इंश्योरेंस से इस पॉलिसी का प्रीमियम बहुत ही कम होता है, क्योंकि आपका 10 लाख का इंश्योरेंस 10 लाख 15 साल के लिए नहीं है। जी। 15 साल के बाद उसका इंश्योरेंस की अमाउंट जो है आपकी सम अश्योर्ड है वो शायद खाली 25,000 होगी, राइट। सो इंश्योरेंस कंपनी भी आपका जो बैलेंस आउटस्टैंडिंग लोन है वो इंश्योर करती है। और इन केस ऑफ एन अनफॉर्चुनेट डेथ, तो बाकी का जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो इंश्योरेंस कंपनी फाइनेंस कंपनी को या बैंक को रीपे कर देती है, ताकि फैमिली को अपना बाकी का लोन ना चुकाना पड़े, और फैमिली अपना मकान खाली करके उसको बैंक के रिपोजेस ना करना पड़े। बिल्कुल, तो यानी कि हमें लोन का इंश्योरेंस ले लेना चाहिए था। बिल्कुल ले लेना चाहिए। बिल्कुल। सर एक चीज और अभी मेरे दिमाग में इसमें एक सवाल इंश्योरेंस में और। मैं एक चीज, सॉरी, इंश्योरेंस में जी एक चीज जी। मैं और बताऊंगा। अ लॉट ऑफ बैंक्स, आप जो जिस भी इंश्योरेंस कंपनी से आप इंश्योरेंस कराएं, उसमें अलग अलग इंश्योरेंस होते हैं। एक तो खाली लोन का इंश्योरेंस होता है। अगर मान लीजिए ये लोन दो इनकम पे डिपेंडेंट है, हस्बैंड वाइफ दोनों काम करते हैं, दोनों की इनकम पे डिपेंडेंट है, तो आप दोनों की लाइफ इंश्योर करा सकते हैं। मतलब आपने मान लीजिए 10 लाख का लोन लिया है, तो आप और दोनों हस्बैंड वाइफ 50-50% कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं रीपेमेंट के लिए, तो आप 50% लोन का 50% इंश्योरेंस वाइफ के नाम से, 50% इंश्योरेंस हस्बैंड के नाम से, ऐसे जॉइंटली भी करा सकते हो। अगर हस्बैंड का रीपेमेंट मान लीजिए 70% है और वाइफ का 30%, आई हैव नो बायस अगेंस्ट, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, वाइफ का भी सेवेंटी जी परसेंट हो सकता है, 30% हस्बैंड का भी हो सकता है। बट जी। अगर वो रेशियो अलग है तो आप उस अलग डिफरेंट रेशियो में भी आप इंश्योर करा सकते हो, ताकि इंश्योरेंस प्रीमियम कम रहे,
मे बी फादर एंड सन का अगर कॉम्बिनेशन है, फादर और सन की इनकम ली गई है, फादर की एज ज्यादा है, उसका इंश्योरेंस कराने जाओगे तो उसका प्रीमियम ज्यादा आएगा, लेकिन फादर का इंश्योरेंस कम करा के सन का शेयर बढ़ा सकते हो। उस तरह के भी कॉम्बिनेशन आप देख सकते हो, बट इंश्योरेंस कराना आई वुड से इज वेरी वेरी मच एडवाइजेबल। बिल्कुल। सर एक सवाल और आता है कि जैसे कि अभी जॉइंट में अगर हम लोग लोन ले रहे हैं और एक फीमेल और मेल है, तो अगर फीमेल का नाम फर्स्ट रखा जाता है या फीमेल के नाम से अगर लोन को लिया जाता है, तो क्या उसके जो इंटरेस्ट होता है उसमें कुछ उसको बेनिफिट मिलता है? बेनिफिट मिलता है, जरूर से मिलता है, यस। जी। कई कई राज्यों ने अपने स्टैम्प ड्यूटी जो भरनी पड़ती है आपको रजिस्ट्री के टाइम पे, अगर जी। वुमन के नाम पे आप रजिस्ट्री कराते हो तो उसमें कंसेशन दिए गए हैं, नंबर वन। हम्म। नंबर टू, नेशनल हाउसिंग बैंक जो हाउसिंग फाइनेंस के लिए एक आरबीआई की सब्सिडरी है जो हाउसिंग फाइनेंस कंपनी को लोन्स के लिए रिफाइनेंस देता है, उनकी कई स्कीम्स हैं जहाँ पे अगर जो प्रॉपर्टी ओनर में वुमन का नाम है तो इंटरेस्ट रेट में कुछ बेनिफिट्स मिलते हैं उनकी कई स्कीम्स में। Thirdly, और विच इज मोर इम्पोर्टेंट एंड रेलेवेंट नाउ, इस गवर्नमेंट की एक अभी स्कीम जो चल रही है, प्रधानमंत्री आवास योजना। बिल्कुल सर। हाँ, उसके अंदर एक सब्सिडी स्कीम है जहाँ पे ईडब्ल्यूएस एलआईजी का पार्ट है, उसमें अगर वुमन ओनरशिप है तो उनको उस सब्सिडी का भी 6% आपको इंटरेस्ट सब्सिडी मिलती है उसमें। आज सर आपने प्रधानमंत्री आवास योजना की बात की, तो ये प्रधानमंत्री आवास योजना में कौन व्यक्ति को फायदा मिल सकता है, कैसे इसमें हम लोग अप्लाई कर सकते हैं? जैसे मैं अगर अप्लाई करना चाहती हूँ तो क्या मैं कर सकती हूँ? उसके लिए कंडीशंस क्या रहती हैं, वो सर हम जानना श्योर। ओके, सो मैं ये बताऊंगा कि भाई प्रधानमंत्री आवास योजना की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक मिशन है हाउसिंग फॉर ऑल बाय 2022, हाउसिंग फॉर ऑल, जी। राइट। सो आपका राइट। जो प्रश्न है, क्या कौन एलिजिबल हो सकता है? ऑल, एवरीवन, ओके। राइट। नाउ देयर आर कंडीशंस, इट सेज जी। हाउसिंग फॉर ऑल, मगर अगर आपका कोई मकान है ऑलरेडी कहीं पे भी इंडिया में, कहीं पे भी अगर आप या अपनी फैमिली कोई मकान ओन करती है तो आप एलिजिबल नहीं हो सकते, क्योंकि दे वांट वन हाउस फॉर एवरीवन, हाउसिंग फॉर ऑल, ठीक है। तो उनके कुछ क्वालिफिकेशंस हैं और इसके 4 वर्टिकल्स हैं, राइट। फर्स्ट वर्टिकल जो है वो नॉर्मली स्लम अपग्रेडेशन का वर्टिकल है कि इंडिया स्लम फ्री हो जाए, जहाँ पे स्लम्स हैं आज वहाँ पे उसी जगह पे रीडेवलप करके कुछ प्रॉपर मकान उन्हीं स्लम ड्वेलर्स के लिए बनाया जाए, वो है इन सिटू स्लम डेवलपमेंट, वो फर्स्ट वर्टिकल है। सेकेंड वर्टिकल उसकी हम बात नहीं करते हैं अभी। सेकेंड वर्टिकल है हाउसिंग, अफोर्डेबल हाउसिंग इन पार्टनरशिप, एएचपी, अफोर्डेबल हाउसिंग इन पार्टनरशिप। इसकी भी हम यहाँ पे कम बात करेंगे, लेकिन मैं जस्ट ब्रीफली बता दूं क्या है ये। लो इनकम के लिए वर्टिकल है जहाँ पे हाउसिंग बोर्ड्स हैं, वेरियस गवर्नमेंट लोकल बॉडीज हैं, उनको मैंडेट दिया गया है कि आप प्लीज ईडब्ल्यूएस और एलआईजी के लिए मकान बनाइए, राइट। अब जब वो ईडब्ल्यूएस और एलआईजी के लिए मकान बनाते हैं, मकान तो बन जाते हैं, लेकिन जो ईडब्ल्यूएस एलआईजी फैमिलीज हैं वो उसको अफोर्ड नहीं कर पाती, क्योंकि उनके पास उतने पैसे नहीं होते, मकान की कॉस्ट ज्यादा बढ़ जाती है। तो गवर्नमेंट में अंडर दिस अफोर्डेबल हाउसिंग इन पार्टनरशिप वाले वर्टिकल में ईडब्ल्यूएस वाले में 1.5 लाख रुपए की कैपिटल सब्सिडी दी है। मतलब अपना अगर मकान का कॉस्ट 4 लाख रुपए या 5 लाख रुपए है तो उसमें से 1.5 लाख रुपया जो है गवर्नमेंट की सब्सिडी मिल जाएगी, और कस्टमर को जो पेमेंट करना पड़ेगा वो सिर्फ 3.5 या 4 लाख करना पड़ेगा, जिसमें उसको मकान मिल सकता है, तो उसके लिए वो अफोर्डेबल हो सकता है। दिस इज सेकेंड वर्टिकल। द थर्ड वर्टिकल इज द मोस्ट पॉपुलर वर्टिकल, जिसके बारे में नॉर्मली लोग बात करते हैं, दैट इज द क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम, दैट सीएलएसएस जो बोलते हैं, जहाँ पे हम्म। ये इंटरेस्ट सबवेंशन वर्टिकल है। इंटरेस्ट सबवेंशन का मतलब ये हुआ कि मान लीजिए आप, जैसे आपने बताया कि आपने हाउसिंग लोन लिया हुआ है, राइट। अब बैंक आपको एक X% चार्ज करती है, मान लीजिए 12% चार्ज करती है। आई एम नॉट, आई मीन 12% तो नहीं होगा, 100% आपका, अगर आपने तो 12% होता तो वो भी ले लो, जी। बट मान लीजिए 10, आई मीन आई एम जस्ट फॉर सिंप्लिसिटी आई एम सेइंग कि 12% आपको चार्ज कर रही है, हम्म। ठीक है। तो बैंक को 12% आपने आपका एग्रीमेंट वगैरह जो 12% पे हो। अब गवर्नमेंट ये कहती है कि अगर आपकी कुछ इनकम के क्राइटेरिया, कि अगर आपकी उसमें सीएलएसएस में 3 वर्टिकल है, ईडब्ल्यूएस एलआईजी एक वर्टिकल है, एमआईजी 1 और एमआईजी 2।
तो ईडब्ल्यूएस एलआईजी का जो वर्टिकल है उसमें अगर आपकी इनकम 6 लाख तक की है, सालाना 6 लाख तक की इनकम है, तो आप उसमें ईडब्ल्यूएस एलआईजी के वर्टिकल में आप क्वालिफाई होते हो। अगर आपकी इनकम 6 लाख से 9 लाख है तो आपका एमआईजी 1 कैटेगरी में आप क्वालिफाई होते हो। और 9 लाख से सॉरी 6 लाख से 12 लाख तक, सॉरी 6 से 12 आपका एमआईजी 1 है, और 12 से 18 लाख तक का आपका एमआईजी 2 है। तो 18 लाख तक की इनकम वाले फैमिलीज आर एलिजिबल फॉर सब्सिडी अंडर सीएलएसएस, अंडर दिस वर्टिकल। अनफॉर्चुनेटली हमारा ये प्रोग्राम थोड़ा लेट हो रहा है क्योंकि एमआईजी 1 और एमआईजी 2 वर्टिकल 31 मार्च 2021 में उसका वो समाप्त हो गई है। समाप्त हो। पीपल आर होपफुल कि भाई अभी वापस शायद रिवाइव होंगी, बट अब तक जैसे एज वी आर टॉकिंग अभी तक कोई उसका रिन्यूअल का ये आया नहीं है। तो अब जो सिर्फ सब्सिडी चल रही है और जो एलिजिबल है वो ईडब्ल्यूएस एलआईजी में है। तो इसमें बेसिकली अगर आप एलिजिबल हैं तो ये स्कीम के अंदर आपने 15 साल या 20 साल का जो आपका टेनोर है उसका जो आप इंटरेस्ट पे करते हो उसमें से 6% अगर आप ईडब्ल्यूएस एलआईजी में हो, 4% अगर आज एमआईजी में हो, और 3% अगर आज एमआईजी 2 में हो, तो ये परसेंट का इंटरेस्ट वो लोग उसका नेट प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कर देते हैं। मतलब हर महीने जो है आपका जो किस्त में आप, जैसे मैंने बताया कि प्रिंसिपल और इंटरेस्ट होता है, आपका बैंक पे 12% का है तो आपका जो इंटरेस्ट लगेगा वो 12% पे लगेगा। वही 12% की जगह अगर आपका 6% पे होता तो कितना लगता है, या 4% या 3%, डिपेंडिंग आप कौन से कैटेगरी, वो कैलकुलेट किया जाता है। तो 180 महीने तक आपका वो इंटरेस्ट सब्सिडी वाला कंपोनेंट कैलकुलेट हो गया, और वो सारा कंपोनेंट आपको अगर आज देना है तो उसको जो है डिस्काउंट करके 9% से उसका नेट प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट की जाती है। और वो नेट प्रेजेंट वैल्यू आज मतलब इमीडिएटली आपको बैंक, गवर्नमेंट बैंक को या आपके हाउसिंग फाइनेंस कंपनी को दे देती है, और हाउसिंग फाइनेंस कंपनी वो जो अमाउंट है वो आपके प्रिंसिपल में से एज अ प्रिंसिपल रीपेमेंट एडजस्ट कर देती है। और ये जो अमाउंट है ये तीनों वर्टिकल में करीब करीब 2,60,000 के आसपास आता है। तो आपने अगर 10 लाख का लोन लिया है तो आपको 2,60,000 रुपए गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडी के रूप में वापस मिल जाएंगे, और ये 2,60,000 रुपए आपके प्रिंसिपल में से माइनस हो जाएंगे, ताकि आपका 10 लाख का लोन जो है वो कम होकर 7,40,000 का हो जाएगा। अच्छा, राइट ये नाउ मतलब फायदा है। इसके दो तरीके हैं। आपका लोन जब जब 7,40,000 का हो गया, आप दो तरीके, आपका जो किस्त वही रख के आपका 15 साल का लोन या 20 साल का लोन में आप उसके टेनोर कम कर सकते हैं, या आप उतना टेनोर उतना ही रख के आपकी किस्त कम कर सकते हैं। राइट, गवर्नमेंट ये एडवाइस करता है कि आप अपनी किस्त कम कर दें ताकि लोन अफोर्डेबल हो जाए। लेकिन फाइनेंशियली कस्टमर के लिए, अगर मैंने पहले बताया जैसे कि आप जितना लोन जल्दी चुकाते हो आपका ब्याज में फायदा होता है, तो अगर आप बिल्कुल किस्त वही रख के आपने अगर टेनोर कम कर प्रिंसिपल। दिया तो आपका, हम्म। हाँ, तो आपका इंटरेस्ट में काफी फायदा हो जाता है। बिल्कुल तो बिल्कुल आपका जो सब्सिडी है वो 6% या 4% के कहीं ज्यादा एक्चुअली इफेक्टिव सब्सिडी हो जाती बिल्कुल बिल्कुल। तो मतलब ये फायदा रहता है कि हम अपने जो प्रिंसिपल अमाउंट हो उसमें अगर हम कम कर देते हैं तो ज्यादा बेनिफिट हमारे लिए रहेगा। कोशिश यही है। रहनी चाहिए कि जो लोन है वो हम जितनी जल्दी उस लोन को चुका पाए उतना ही ज्यादा अच्छा रहता है। ऐसे भी सर कहते हैं ना कि जितनी जल्दी लोन चुक जाएगा उतनी जल्दी घर हमारा खुद अपना हो जाएगा, क्योंकि जब तक लोन चल रहा है तब तक वो बैंक का है। और डिसएग्री, मैं उसमें थोड़ा सा आपसे ज्यादा डिसएग्री करूंगा। घर आपका ही जी है, जी। घर बट आपका, सर। लोन चलते हुए भी आपका है ना। ओके। वो एक जी। मेंटल मेंटल वो है कि भाई अरे मेरे डॉक्यूमेंट बैंक में, हाँ। अगर आप नॉर्मली, अगर आपने बैंक से लोन नहीं लिया होगा तो आपके वो घर की रजिस्ट्रियां वगैरह जो है, चांसेस है कि आप बैंक के लॉकर में जाके रख के आते, अपने ही लॉकर में। जी जी बिल्कुल फर्क बिल्कुल इतना है सर। कि वो लॉकर का नाम बैंक के वजह से आप आप अपना लोन नहीं होता तो शायद अपने खुद के लॉकर में रखते, लेकिन खुद वो के पड़े तो लॉकर में बैंक के रहते हैं। पास ही रहते हैं। बिल्कुल। सर आगे मैं आपसे सवाल करती हूँ उससे पहले अनिल काला जी का एक सवाल आ रहा है कि सर आपकी जो हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है उसकी ब्रांचेस इंडिया में कहाँ पर है, कहाँ कहाँ पर है? ओके, हमारी कोई ब्रांचेस नहीं है, जी हमारी कोई ऑफिसेज नहीं है। जी। हम लोग जिस कस्टमर के लिए लोन्स करते हैं, वो होते हैं जैसे कोई बाजी वाला हो गया, रिक्शा वाले हो गए, चाय वाले हो गए, आपके कारपेंटर्स हो गए, आपके घर में काम करने वाली मेड सर्वेंट्स हो गए, ड्राइवर्स हो गए, हम इन लोगों को लोन करते हैं। और ओके। इनका हमारा ब्रांच ना होने का रीजन ये है कि अगर हम कोई चाय वाले को ऑफिस में बुला के उनसे चर्चा करें कि भाई तुम क्या काम करते हो, तो मुश्किल है कि मैं ऑफिस में बैठ के समझ पाऊंगा कि वो क्या काम करता है।
और ये मतलब अगर ये समझ पाऊंगा कि भाई वो चाय बनाता है, और वो मैं समझ पाऊंगा कि मैं भी एक कप चाय में वो कितना परसेंटेज दूध डालता है, कितना परसेंटेज पानी डालता है और कितने चम्मच शक्कर डालता है, ये मैं शायद समझ पाऊंगा। लेकिन कितना इनकम कमाता है वो शायद मैं ऑफिस में बैठ के मेरे को समझ में नहीं आएगा। उसके लिए मुझे उसके चाय के जो उसकी थड़ी है या उसका जो शॉप है वहीं पे जाके उसका असेसमेंट करना पड़ेगा। तो हमारे सारे जो फील्ड ऑफिसर्स हैं, हमारे सारे जो लोन की प्रक्रिया है वो कस्टमर लोकेशंस पे होती है, हमारी कोई ऑफिस नहीं है। बिल्कुल, क्योंकि सर जब मैं देखते हैं तो उसमें आपने लिखा भी है जिनके पास आय के दस्तावेज का कोई भी स्रोत नहीं, उनको आप लोन प्रोवाइड कराते हैं जी। सर। बिल्कुल सर, इसी में ही अनिल काला जी का एक और सवाल है कि आप जो लोन देते हैं इसकी अपर लिमिट क्या रहती है लोन? You see, we are a commercial organization. Our average loan size is about 6 lakhs. But हमारी upper limit is we do give loans of 20 lakhs and 25 lakhs, but there will be very few. I mean, the loans more than 10 lakhs could be less than 5% of our total portfolio. हमारी average loan जैसे मैंने बोला कि 6 लाख की है। हम लोग 1 लाख से लोन्स करते हैं, 1,50,000 की लोन्स करते हैं, 1,60,000 की लोन्स करते हैं। नो, हमारा फोकस ज्यादा जो है ईडब्ल्यूएस एलआईजी के लिए, एलआईजी के लोन्स के लिए। और हम लोग जो ज्यादातर जो है वो मैंने जो एएचपी का वर्टिकल बताया या स्लम रिहैबिलिटेशन वाले वर्टिकल्स बताए, उसमें हम ज्यादा लोन्स करते बिल्कुल। हमारे साथ सर एनी राकेश जी जुड़ी हुई हैं, वो भी कह रही हैं काफी यूजफुल इंफॉर्मेशन है, थैंक्स सर, आपका थैंक्स कह रही हैं वो सर। सर अब बात आती है कि जब हम सभी तरीके से लोन लेते हैं, हम लोग व्हीकल लोन लेते हैं, पर्सनल लोन लेते हैं या हाउस बिल्डिंग का लोन लेते हैं, तो जहाँ तक मुझे पता है इतना है कि हाउस बिल्डिंग लोन के ऊपर इनकम टैक्स में हमें फायदा मिलता है। हैं। जी। तो सर जो ये आवासीय ऋण के ऊपर जो इनकम टैक्स में फायदा मिलता है, ये क्या है, किस तरीके से सर इसको बेनिफिट हमें मिलता जी। तो आवाज ये हाउसिंग लोन पे जो इंटरेस्ट रेट का फायदा होता है, दो तरह के होते हैं। फर्स्ट हाउस के लिए होता है और सब्सिक्वेंट हाउसेस के लिए होता है। फर्स्ट हाउस की बात करें, जो नॉर्मली 90% ऑफ द कस्टमर्स का जो लोन होता है वो फर्स्ट हाउस के लिए होता है। उसमें इंटरेस्ट पे और प्रिंसिपल पे दोनों पे ही बेनिफिट मिलता है। ठीक है। इंटरेस्ट पे जो बेनिफिट मिलता है वो आपका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी करके जो इनकम का हेड है उसके अंदर आपको उसका बेनिफिट मिलता है। और प्रिंसिपल रिपेमेंट जो है वो आपके प्रोविडेंट फंड, इंश्योरेंस पेमेंट्स, उनके साथ जो सारे क्लब होके उसके साथ आपका प्रिंसिपल रिपेमेंट का बेनिफिट मिलता है। अनफॉर्चुनेटली पिछले कई सालों से, पिछले 10-12 साल से हम लोग उस कस्टमर्स को लोन्स करते हैं जहाँ पे इनकम टैक्स की बेनिफिट का बात करने के मौका नहीं मिलता है। सो आई एम नॉट कंप्लीटली 100% अपडेटेड अबाउट व्हाट द लेटेस्ट लिमिट्स आर, विच आई वुड रिक्वेस्ट कि प्लीज आप अपना कोई भी अकाउंटेंट या उससे चेक कर लें। इंटरेस्ट मैंने जैसे बताया, इनकम फ्रॉम हाउसिंग हाउस प्रॉपर्टी से उसका डिडक्शन मिलता है। और प्रिंसिपल का रिपेमेंट का जो है वो आपका जो एटीसी सेक्शन थी पहले, वो उसमें आपको प्रोविडेंट फंड, इंश्योरेंस प्रीमियम्स, उसके साथ क्लब होके उसका मिलता है। जो सेकंड प्रॉपर्टी है उसका बेनिफिट जो है आपको कोई उसकी कोई लिमिट नहीं है, क्योंकि आप सेकंड प्रॉपर्टी अगर आपकी रेंटेड प्रॉपर्टी है तो आपकी रेंटल इनकम इज एडेड टू योर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। उसके अगेंस्ट आप 100% ऑफ का जो इंटरेस्ट है वो आप सेट ऑफ कर सकते हो। जैसे मैंने बोला, फर्स्ट हाउस के लिए देयर इज अ कैप, सेकेंड हाउस के लिए जहां पे इंटरेस्ट इनकम आप क्लेम करते हो उसके लिए वो कैप, इंटरेस्ट के लिए कोई कैप नहीं है। प्रिंसिपल के लिए देयर इज नो बेनिफिट फॉर अ सेकेंड हाउस। बिल्कुल। सर एक सवाल और है कि आप जो कंपनी है आपकी, क्या आप उसकी मतलब आप तो मुंबई में है आपकी कंपनी, क्या अगर अदर स्टेट में आप फ्रेंचाइजी देते हैं क्या इस कंपनी की? अगर है तो इसका क्या प्रोसेस रहता हम लोग 7 स्टेट्स में हैं, हमारा काम है? 7 स्टेट्स में करता है। और जहाँ पे भी कोई भी गवर्नमेंट एजेंसी या प्राइवेट डेवलपर 10 लाख या 15 लाख तक के मकान बनाता है तो हम लोग वहाँ पे पहुंच जाते हैं और हमारा बोलते हैं कि भाई इसमें आप, क्योंकि उस कैटेगरी में 100% कुछ कस्टमर्स ऐसे होंगे जो नॉर्मल बैंक्स और नॉर्मल हाउसिंग फाइनेंस कंपनी उनको लोन नहीं दे पाए क्योंकि उनके पास डॉक्यूमेंटेड प्रूफ नहीं होते, तो हम लोग उनको लोन्स करते हैं। फ्रेंचाइज दे देने के बाद हम लोग फ्रेंचाइजीज नॉर्मली नहीं देते क्योंकि हम लोग डायरेक्टली कस्टमर्स के साथ बात करते हैं। इसमें फ्रेंचाइजी देने से एक कॉस्ट बढ़ता है क्योंकि हमें फ्रेंचाइजी को उसका पे आउट करना पड़ता है। अल्टीमेटली वो कॉस्ट जो है
कस्टमर को पास ऑन हो जाता है। और हम जो कस्टमर की बात करते हैं वो बिल्कुल लोअर इनकम कैटेगरी के कस्टमर होते हैं। हम लोग ऑलरेडी एक डिसएडवांटेज में इसलिए हैं क्योंकि जब हम बैंक से लोन लेने जाते हैं तो बोलते हैं अरे आप इनको लोन करते हो तो बहुत रिस्की काम है। तो जो नॉर्मल हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज को जिस रेट में वो लोग लोन्स देते हैं उससे हमें लोन्स जो है थोड़े महंगे मिलते हैं। और क्योंकि हमें लोन्स महंगे मिलते हैं हमारे इंटरेस्ट रेट्स भी नॉर्मल हाउसिंग फाइनेंस कंपनी से 2 या 3% ज्यादा होता है। जैसे आज मैं बात करूं तो हम लोग लोन्स जो कर रहे हैं वो हम लोग 10.5 से 12.5% के बीच में कर रहे हैं। तो हम लोग फ्रेंचाइजीज नहीं देते हैं एंड वी ट्राई एंड कीप आवर कॉस्ट एज लो एज पॉसिबल एंड देयरफॉर देयर नो पेआउट्स। बिल्कुल। सर पूरा लोन हम लोगों ने चुका दिया है और उसके बाद हमें अब बैंक से जो हमारी रजिस्ट्री वहाँ रखी है वो हमें लेनी होती है। तो क्या सर बैंक लोन पूरा होने का अपने आप हमें वो रजिस्ट्री हैंड ओवर करती है या कोई इसका भी प्रोसेस होता है कि उसका प्रोसेस है उसको हमें फॉलो करना पड़ता है? जी 99% बैंक्स जो है आपका जब सिक्योरिटी क्रिएट करती है वो इक्विटेबल मॉर्गेज से करती है। इक्विटेबल मॉर्गेज का मतलब ये हुआ कि आपने अपने डॉक्यूमेंट्स डिपॉजिट किए बैंक के पास और बैंक ने वो एक्सेप्ट कर लिए और सिक्योरिटी क्रिएट हो गई, इक्विटेबल मॉर्गेज क्रिएट हो गया। तो उसमें जब आपका लोन रीपे हो जाता है तो बैंक्स डेफिनेटली आपको इंटीमेट करती हैं। नॉर्मली बैंक्स आपको 1 या 2 महीने पहले इंटीमेट करती हैं कि आपके 2 फाइनल किस्तें बाकी हैं, आप प्लीज आपका लास्ट किस्त के बाद आप या तो आपका रजिस्टर्ड एड्रेस दीजिए तो हम आपको रजिस्टर्ड पोस्ट से आपको डॉक्यूमेंट्स वापस कर देंगे, या आप ब्रांच में आइए पधारिए हम आपको डॉक्यूमेंट्स वापस कर देंगे। जहाँ पे कुछ बैंक्स क्योंकि सिक्योरिटी लीगैलिटी में कुछ डेफिशिएंसी होती है या कुछ बैंक्स की पॉलिसीज होती हैं तो कई बैंक्स जो है रजिस्टर्ड मॉर्गेज कराती हैं। जब रजिस्टर्ड मॉर्गेज कराती हैं तो जब लोन चुक जाता है तो उसका रिलीज डेट भी रजिस्टर कराना पड़ता है। तो एक प्रोसेस बढ़ जाता है वहां पे, फिर आपको वापस रजिस्ट्री ऑफिस में जाना पड़ता है और जैसे ही आपने मॉर्गेज रजिस्टर कराया था वैसे उसी तरह के आपको मॉर्गेज को रिलीज डेट भी कराना पड़ेगा और रिलीज डेट होने के बाद आपके डॉक्यूमेंट्स आप वापस लेके जा सकते बिल्कुल। सर अनिल काला सर आपको थैंक यू बोल रहे हैं सर। सर वास्तव में बहुत ही अच्छी जानकारी, क्योंकि ये चीजें किसी ने भी अभी तक इतने अच्छे से हम लोगों को नहीं बताया था। जब हम लोग खुद प्रैक्टिकली इस दौर से गुजरे थे तब लगा था कि काश कोई ऐसा व्यक्ति हो जो हमें इन सारी चीजों से हमें समझा दे कि क्या चीज हमारे लिए अच्छी है, क्या चीज अच्छी नहीं है। जब इंटरेस्ट की बात आती है, फ्लेक्सिबल उस पर हम लें लोन या फिक्स रेट पर लें, तो कोई बताने वाला उस समय नहीं था। तो जैसा चलता रहा वैसा हम लेते रहे। इसलिए हमें आज लगा कि नहीं, कोई ऐसा हो जो हमारे दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनको भी इस चीज की जो समस्याएं हैं, जो उनके बहुत सारी चीजों को जूझना पड़ता है, उसके बारे में उनको पूरी इंफॉर्मेशन मिल सके। सर आपने बहुत अच्छे से सारी हैं। इंफॉर्मेशन हमें यहाँ पर दी है। जी आई सर। जस्ट हैव वन थिंग टू ऐड। मैंने जैसे बोला था कि मैं इंटरेस्ट रेट की बात कर रहा था, मैंने बोला कि मैं वापस इंटरेस्ट रेट की बहुत ज्यादा चिंता ना करते हुए और क्यों नहीं करनी चाहिए मैं आपको बाद में बताऊंगा। मैं अभी जी लास्ट में इतना ही कहना चाहता हूँ, इफ यू हैव एन अपॉर्चुनिटी टू बाय हाउस नाउ डोंट वरी अबाउट इंटरेस्ट रेट्स, क्योंकि इंटरेस्ट रेट्स हाई हैं, 12% है। अरे मेरे बाजू वाले ने तो 7% पे लोन लिया लिया था, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप 7% का वेट करोगे आप उस मकान जो आप आज अफोर्ड कर सकते हो कल वो अफोर्ड नहीं कर पाओगे। एंड सही बात। the investment in a house is like a is like investment in shares or in long term assets। आज people worry कि अरे प्रॉपर्टी मार्केट डाउन है, प्रॉपर्टी मार्केट अप है। सी प्रॉपर्टी मार्केट कुछ भी हो, हाउस इज समथिंग दैट यू नीड फॉर योरसेल्फ एंड द अर्लियर यू बाय इट द मोर वैल्यू इट इज। मुझे आज प्रॉपर्टी मार्केट अप्स एंड डाउन हो गया। आफ्टर द शो जस्ट थिंक अबाउट इट, एनीबडी जिन्होंने 10 साल पहले मकान खरीदा था क्या वो आज उसी तरह का मकान उसी प्राइस में आज खरीद पाएंगे कि नहीं? नंबर वन। नंबर टू, इन स्पाइट ऑफ द मार्केट बीइंग स्लो एंड प्रॉपर्टी मार्केट डाउन हो गया, ये हो गया वो हो गया, क्या उसके प्रॉपर्टी की वैल्यू वही का वही रही या कम हो गई है? कितने परसेंटेज हो गए? राइट। Right? And if you look at the appreciation in that property and compared to the interest rate that you have paid, the only thing one has to be clear, if you can afford to pay an installment today, the earlier the buy you buy the house, the better it is.
एंड बिल्कुल। सेकंड एडवाइस इज डोंट गेट इनटू टू मच ऑफ कॉम्प्लिकेशंस एंड अरे मेरे को सब कुछ जानना चाहिए, मेरे को ये जानना चाहिए कि इंटरेस्ट रेट्स कैसे कैलकुलेट होते हैं, बैंक ये 12% पे क्यों देती है, दूसरा बैंक 10%। हम लोग जब बिल्डर से लोन लेते हैं, हमें पता है कि भाई मार्केट में बहुत सारी सीमेंट्स है, आपको अल्ट्राटेक सीमेंट होती है, एल सीमेंट होती है, बंगूर सीमेंट होती है, कई कुछ सीमेंट होती है। क्या हमें पता है कौन सी सीमेंट अच्छी है, कौन सी बुरी है? क्या सही हम बात। जाके बिल्डर को पूछते हैं भाई आप कौन सा सीमेंट यूज करते हो, कौन सा स्टील यूज करते हो, कौन सी ब्रिक्स यूज कर रही है आपने? आई मीन वी लीव इट टू द जजमेंट ऑफ द बिल्डर। वी राइट। गो एंड लुक एट 5 थिंग्स कि भाई ये मकान का लोकेशन सही है कि नहीं, मकान का प्लान अच्छा लगा कि नहीं, उसके वेंटिलेशन ठीक है कि नहीं, उसका कॉस्ट ठीक है कि नहीं, एंड वी टेक अ डिसीजन, राइट? सो फॉर housing finance as well, we need to look at simple things that we understand. One is affordability, and that is the primary thing. If you can afford a housing loan today, I think you should just go ahead and buy it. राइट। And बिल्कुल your आपने need, इससे कहा। बिल्कुल। and the need. बिल्कुल आपने सही कहा है कि जिस समय हमें, वैसे भी कहा जाता है ना, जिस समय हमें प्यास लग रही है, अगर उस समय आप पानी पीते हैं तो उसका फायदा है, और जो अगर प्यास नहीं लग रही बाद में पानी पिएंगे तो कोई फायदा नहीं है। वास्तव में घर की जरूरत हमें Absolutely, अभी है, हमें खरीद absolutely, लेना चाहिए बिल्कुल। absolutely. और ये वेट नहीं करना चाहिए कि प्रॉपर्टी के जो डाउन होगी प्रॉपर्टी या क्या रहेगा उसका कुछ भी हमें नहीं सोच करके, अगर हमें लग रहा है कि हमें अपना सपनों का घर बनाना है तो बिल्कुल हमें अपने सपने के घर बनाने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। बैंक हमारे साथ खड़ा हुआ है, ये हमें नहीं सोचना चाहिए कि क्या ब्याज हमें देना होगा, क्या नहीं हमें देना होगा। कि आपने बिल्कुल सही कहा कि प्रॉपर्टी के दाम बढ़ते ही हैं, कम नहीं होते हैं। क्योंकि अ, अगर मैं बात करूं इस समय का जो दौर चल रहा है, सामने का कोरोना का समय चल रहा है, प्रॉपर्टी के दाम कम हो जाएंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता जो ऐसा सोच रहे थे उस हिसाब से प्रॉपर्टी के दाम कोई कम हुए हैं। अनुराग जी की कंपनी ने सबसे ज्यादा उनके 40 साल की हिस्ट्री में सबसे ज्यादा डिसबर्समेंट कोरोना के टाइम पे किया है। मैं यही चीज सर कह रही हूँ आपसे। बिल्कुल आपने बहुत सही बात ये कही है कि हमें इन चीजों में नहीं पड़ना चाहिए कि अगर हमें जरूरत है अपने सपने का घर बनाने की, बस उस घर को हमें खरीद लेना चाहिए। क्योंकि मैंने पहले भी कहा था, अगर सर बैंक के कागज और बैंक की कार्रवाई को अगर हम ढंग से देखने लग जाए और अगर उसको समझने लग जाए, शायद हम कभी भी बैंक लोन ले ही नहीं पाएंगे सर। ट्रू। हंसते खास आती है सर। रियली थैंक यू सर, आपने इतनी अच्छी जानकारी हम लोगों को यहाँ पर दी, सारी चीजों को हम लोग को यहाँ पर समझाया, पूरी मतलब बारीकी से एक छोटी से छोटी चीज भी आपने हमें इतने अच्छे से यहाँ पर समझाई है। रियली थैंक यू सर। थैंक यू, आई होप इट वाज यूजफुल, थैंक यू। डेफिनेटली सर। हम दर्पण द रिफ्लेक्शन चैनल और हमारे जो सपोर्टेड हैं दापिकानी पैशन फॉर फैशन श्री अनिकाला जी और एसोसिएट हैं हमारे वाइफ्स ऑफ मार्केटिंग की तरफ से, हम आपका थैंक यू कहते हैं सर। थैंक यू। तो दर्शकों, ये हमारे साथ थे जयेश सर, जिन्होंने इतनी अच्छी जानकारी हमें दी कि किस तरीके से आप अपने सपनों का घर खरीद सकते हैं, उसे अपना आशियाना बना सकते हैं। बस सोचिए मत, सोचने लग जाएंगे तो कभी भी नहीं बना पाएंगे। बस अगर आपने ठान लिया है कि मुझे अपने सपनों का घर बनाना है, तो बस उठिए और अभी जाकर के बैंक में जाइए और जो बैंक के लोन आप ले सकते हैं वो लोन लेकर के अपने सपने को पूरा कीजिएगा। बस आज के लिए बस इतना ही, और अगले संडे को हम फिर आपसे मिलेंगे हमारे एक नए मेहमान के साथ, बहुत सारी बातें करेंगे। अभी के लिए बस इतना ही। शुभ रात्रि। थैंक यू सर। थैंक यू अनिल सर। थैंक यू सत्यनारायण शर्मा खंडेलवाल जी।